Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम आपके लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह का यह पार्ट 12 होगा, ये 12वां पार्ट होगा और इसमें हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वह प्रश्न संख्या 550 से प्रश्न संख्या 600 तक देखेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का और शुरू देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, 550 नंबर। खैर इसको हमने बताया है अगली वीडियो में, खैर देख लेते हैं एक बार। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों या चैम्बरों की संख्या 4 होती है, आप जानते ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 551 से। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 82, 92, 72 या 98। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन 1 दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए, ऑप्शन 2 मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांच के लिए, ऑप्शन 3 रक्त की मात्रा जांचने के लिए और ऑप्शन 4 फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। तो मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका से, अनुकंपीय तंत्रिका से, परानुकंपी तंत्रिका से या कपाल तंत्रिका से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, अनुकंपीय तंत्रिका इसका राइट आंसर है। चलिए, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या ग्रास नली? आप आंसर जानते ही हैं, आपका दिल कह ही रहा है। इसका राइट आंसर हृदय होगा और यही सही है। हृदय जो है, हृदय में लबडब ध्वनि की क्रिया उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1 हृदय की ध्वनियां हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती है। हृदय की ध्वनियां हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती है। ऑप्शन सी है हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्वों के खुलने की और बंद होने के कारण होती है। ऑप्शन 4 है सामान्य हृदय ध्वनियां मरमर कहलाती है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका राइट आंसर है ना, ऑप्शन सी राइट है। हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। चलिए, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ऑप्शन 1 हृदय से द्रुतर, हृदय से मंदतर, हृदय से स्वतंत्र होकर उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मतलब उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है। मानव कलाई नाड़ी भी उसी तरह स्पंदन करती है जिस दर पर कि हृदय स्पंदन करता है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? एंडोनिवॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन 2 है विलियम हॉर्वे, ऑप्शन 3 है जॉन ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन 4 है रोनाल्ड रॉस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम हॉर्वे राइट आंसर है। पेस मेकर का कार्य है मूत्र बनने का नियम, दूसरा है पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन 3 है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन 4 है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय पर गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, फुफ्फुसिया सिरा, वेना केवा या कोशिका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाधमनी। कौन सा होगा? तो महाधमनी इसका जो है यह राइट आंसर हो जाएगा 560 का। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं कौन होगा, महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। चलिए ठीक है, 559 तो देख लिए थे। दिल का दौरा किस कारण से होता है ना, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा जो है वह होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। और 558 पेसमेकर का कार्य क्या है? तो यह देख चुके थे, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, है ना, दिल क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 560 तक देख लिए थे हम लोग, 561 को देखते हैं। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। ऑप्शन 1 है ऑक्सीजन से, ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन 3 है टॉक्सिन से, ऑप्शन 4 है लिपिड से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑक्सीजन। मतलब कि ध्वनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से।
चलिए 562 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करती है ना? पल्मोनरी सीरा, अल्वोरी, है ना, अल्वेओली, पाल्मोनरी धमनी या महाधमनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? पाल्मोनरी धमनी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सीरा या फुफ्फुस सीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो हो जाएगा फुफ्फुस सीरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। चलिए, रक्त प्रवाह से हवा में बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ऑप्शन 1, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है। ऑप्शन 2, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन 3, रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन 4, रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मित्र, रक्त के प्रवाह को बाधा उत्पन्न रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। चलिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन 1 हृदय, ऑप्शन 2 सिराओं, ऑप्शन 3 धमनियों, ऑप्शन 4 कोशिकाओं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात धमनियों की। ये सही है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है या बढ़ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात घट जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाता है। ऑप्शन ए राइट है। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन 1 120/80 mmHg, 160/95 mmHg, 130/90 mmHg और 180/120 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, 120/80 mmHg। यह जो है एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होना चाहिए। कभी कभी इसको उल्टा देगा, आपको कर देगा 80/120, ये फंसाने के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है फंसाने के लिए किया गया, तो ये नहीं होगा, 120 पहले होगा, जो बड़ा है वो पहले होगा। चलिए, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन 1 हाइड्रोमीटर, ऑप्शन 2 स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन 3 सेलाइनोमीटर, ऑप्शन 4 मल्टीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी है आपका, है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये सही आंसर है। चलिए, स्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? सिराओं में, धमनियों में, आंखों में या श्लेष्मक में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धमनियों में। किसमें? धमनियों में। मनुष्य में सामान्य निरन्न फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है? 20 से 50 mg, 50-70 mg, 80 से 100 mg, 120 से 140 mg। लेकिन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? 80 से 100 मिलीग्राम। चलिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80 से 120 mg%, दूसरा है 120 से 140 mg%, और तीसरा है 140 से 180 मिलीग्राम%, और ऑप्शन डी है 180 से 120 मिलीग्राम%। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 mg%। ये राइट आंसर है। चलिए, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 214, 206, 253, अनिश्चित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 280, 300। ये तो आप जानते ही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 30, 32 या 34। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। चलिए, खोपड़ी में 8, चेहरे में 14। चलिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या 11। कितना जोड़ा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, 12 जोड़ा, है ना। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12, 13, 31 या 33।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मनुष्य के मेरुदंड से। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है, 33, 42, 44 या 53। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। मानव स्पाइनल कॉलम जो है यह 33 हड्डियों से बना है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 12, 20, 32 या 16। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 है, मतलब 20 दांत ऐसा है जो पुनः स्थापित होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, अल्ना, ह्यूमरस, फीमर या टिबिया। जानते ही राइट आंसर इसका क्या होगा, फीमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है, उर्वास्थि, अंतर्जंघास्थि, बहिर्जंघास्थि या प्रगंडास्थि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए है, अर्थात उर्वास्थि। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है, तो उर्वास्थि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, टिबिया, ट्रेपीजियम, जांग की हड्डी, स्टेपीज। तो इसका राइट आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां ह्यूमरस तथा उरुअस्थि, फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा उल्मा, टिबिया तथा बहिर्प्रकोष्ठिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, फिबुला तथा टिबिया। ये जो है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है, छोटी हड्डियों से, अस्थिबंध से अर्थात लिगामेंट से, मांसपेशियों से या जोड़ों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात अस्थिबंध मतलब लिगामेंट से। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है, आंत का, मस्तिष्क का, रीढ़ की हड्डी का या यकृत का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात रीढ़ की हड्डी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में, घुटने में, अंगुली में या नाक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जानते ही हैं कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, स्थूनक, रकाब, उर्वस्थि या ककूद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात उर्वास्थि। यह जो है कान का भाग नहीं है, बाकी स्थूनक कान का भाग है, रकाब कान का भाग है और ककूद भी कान का भाग है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, 565, 639, 665 और 556। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 639। कितनी मांसपेशियां हमारे शरीर में, 639। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, लिम्ब में, दिमाग में, दिल में या जबान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात दिल में। किसमें, दिल में। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो दिल में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, 5, 4, 6 या 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात 6। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया था, 6 मांसपेशियों का, सिलियरी मसल्स। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय या शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शुक्रवाहिका जो है यह अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, बाकी गर्भनाल जो है मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, गर्भाशय संबंधित है, अंडाशय संबंधित है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, डिंब वाहिनी नली। यह जो है इस यहाँ पर जो है एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, केवल अंड को, निषेचित अंड को, केवल शुक्राणु को या अंड व शुक्राणु को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल शुक्राणु को। अर्थात कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, केवल शुक्राणु को प्रविष्ट कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है,
ऑप्शन 1, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक और विकास बाह्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रूण के लिंग को, है ना। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है, एमनियोसेंटोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, पित्ताशय, पीयूष या जिगर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात पित्ताशय जो है यह एक ग्रंथि नहीं है, बाकी सब ग्रंथि है ना। अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है और जिगर भी ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष या लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात थायराइड, है ना। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। चलिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अधिवृक्क, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पीयूष ग्रंथि जो है यह मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। तो ठीक है मित्र, आज हम लोगों ने जो है 600 तक का प्रश्न देखा। अगले दिन लेकर आएंगे आपको इससे भी आगे का प्रश्न। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।